हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको आपके प्रोज का जो पहला लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इसके शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि आप खुद से आंसर कैसे लिख सकते हैं बिना रटे। आपको क्वेश्चन आंसर रटने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और आपको ट्रांसलेशन थोड़ा आता है तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर खुद से लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके पहले आई होप आपने इसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो है वो ज़रूर देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट क्यों था। तो जैसा कि फ्रेंड्स बुलेटिन बोर्ड के बारे में बताया गया है कि बुलेटिन बोर्ड क्या था, वो टाउन हॉल में ये एक सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन था, सूचना का एक केंद्र था। तो आप आंसर कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आंसर लिखते समय आपको देखना है कि जो क्वेश्चन है इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। एक है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड और दूसरा है हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था। इसमें से आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे क्वेश्चन में, और सब्जेक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसमें देखिए यहाँ पे वर्ब है वाज और इसके बाद आया हुआ है द बुलेटिन बोर्ड, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे द बुलेटिन बोर्ड, द बुलेटिन बोर्ड। और इसके बाद देखेंगे इसमें वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो वाज है ये यहाँ पे एज अ लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है। द बुलेटिन बोर्ड वाज, यहाँ पे वर्ब आएगा वाज। अब बुलेटिन बोर्ड क्या था, एक सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द सेंटर। The bulletin board was the center of information, the center of information। अब ये कहाँ पे था, टाउन हॉल में था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन द टाउन हॉल। इतना आप बता सकते हैं कि ये था क्या, बुलेटिन बोर्ड। तो आप बता सकते हैं कि द बुलेटिन बोर्ड was the center of information in the town hall, यानी कि बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल में सूचना का एक केंद्र था। अब इसके बाद आपको बताना है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों था। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इट वाज इम्पोर्टेंट। अब क्योंकि हमने यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड लिख दिया एक बार, तो दोबारा हम यहाँ पे इट का यूज़ कर सकते हैं, एक प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए इट और वाज इसमें आया हुआ है, तो हो जाएगा इट वाज इम्पोर्टेंट, इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज, यहाँ पे आप बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि के लिए। इट वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज, यानी कि यह इम्पोर्टेंट था क्योंकि ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज़, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट खबरें, ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आती थी, हैड कम फ्रॉम देयर। इट वॉज इम्पोर्टेंट यानी कि यह इम्पोर्टेंट था बिकॉज ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ वहीं से आती थी। और यहाँ पे आप और भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आपका रहता है तो थोड़ा सा लॉन्ग तो होना ही चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंड इट वॉज द ओनली मोड, इट वॉज द ओनली मोड। या तो आप यहाँ पे मोड का यूज़ कर सकते हैं या फिर मीडियम लिख सकते हैं, इट वॉज द ओनली मीडियम। तो मोड या मीडियम दोनों का मतलब क्या है, माध्यम है। तो एंड इट वॉज द ओनली मोड, और यह इकलौता माध्यम था किसका, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का ये इकलौता माध्यम था। तो ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफ कम्युनिकेशन। अब किसके बीच, बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द कॉमन मास। ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द कॉमन मास। मास का मतलब क्या होता है, जनता होता है। तो ये आपका एक परफेक्ट आंसर हो गया कि द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टाउन हॉल। सबसे पहले बताया गया कि बुलेटिन बोर्ड क्या था, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टाउन हॉल। बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल में सूचना का एक केंद्र था। अब इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, यानी कि ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ वहीं से आती थी। एंड इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और यह इकलौता माध्यम था बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द कॉमन मास, यानी कि सरकार और आम जनता के बीच।
अब यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं आगे दोज डेज, यानी कि उन दिनों यह कम्युनिकेशन के लिए कॉमन मास और ऑफिशियल यानी कि सरकार के बीच कन्वर्सेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यह एक इकलौता माध्यम था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डिड एम हैमिल से, यानी कि एम हैमिल ने क्या कहा व्हेन फ्रांज रीच टू स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा। जब फ्रांज स्कूल पहुंचा तो एम हैमिल ने क्या कहा। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि जब फ्रांज स्कूल पहुंचा था तो एम हैमिल ने केवल इतना ही कहा था कि लिटिल फ्रांज गो टू योर प्लेस क्विकली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज वी वर बिगनिंग विदाउट यू। उन्होंने कहा था कि नन्हे फ्रांज जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। तो बस यही बात उन्होंने कहा था। और जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसी ने क्या कहा था, तो इसको आपको एकदम डायरेक्ट स्पीच की तरह, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उन्होंने जैसा कहा था बिल्कुल एज इट इज़ उसको लिख देना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यहाँ पे एम हैमिल। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे एम हैमिल, और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में अगर डिड है तो जब आप आंसर लिखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। वर्ब इसमें से है और से का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेड। एम हैमिल सेड। और इसके बाद आगे आप लिख सकते हैं कि व्हेन फ्रांज रीच्ड स्कूल, व्हेन, या फिर आप इस वाले पोर्शन को पहले कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि व्हेन फ्रांज रीच्ड स्कूल, व्हेन फ्रांज रीच्ड स्कूल। अब कॉमा लगा के लिख सकते हैं कि एम हैमिल सेड, एम हैमिल सेड। अब उन्होंने जैसे कहा था बिल्कुल एज इट इज आपको लिखना है। तो क्या कहा था उन्होंने, गो टू योर प्लेस, गो टू योर प्लेस क्विकली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज, लिटिल फ्रांज वी वर बिगनिंग विदाउट यू। ये बात भी उन्होंने कहा था। तो आप लिख सकते हैं वी वर बिगनिंग विदाउट यू। अब यहां पे आप फुल स्टॉप लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। तो इतना ही उन्होंने कहा था। तो आपको बस इतना ही बताना है कि व्हेन फ्रांज रीच्ड द स्कूल एम हैमिल सेड गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज वी वर बिगनिंग विदाउट यू। अब देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डिड एम हैमिल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास। एम हैमिल ने क्लास में सबसे पहले क्या बोला दैट डे, यानी कि उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में। उस दिन एम हैमिल ने अंतिम पाठ के बारे में क्लास में सबसे पहले क्या बोला था, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो जैसा कि आपको लेसन में बताया गया है कि एम हैमिल ने सबसे पहले लास्ट लेसन के बारे में क्या कहा था कि माय चिल्ड्रन इट इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यानी कि ये अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। और उन्होंने ये भी बताया था कि बर्लिन से एक आदेश आया है कि अब एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाए और कल नए टीचर आएंगे। इतना बात उन्होंने कहा था सबसे पहले लास्ट लेसन के बारे में। तो देख लेते हैं इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लिखना होगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, एम हैमिल। तो आप लिखेंगे एम हैमिल, और इसके बाद देखिए यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो आंसर में जो वर्ब है इसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे, और स्पीक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, स्पोक होता है। एम हैमिल स्पोक फर्स्ट, एम हैमिल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास, इन द क्लास दैट डे। ये इतना आप क्वेश्चन में से लिख रहे हैं, दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, अबाउट द लास्ट लेसन। अब आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, या फिर आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको दैट का यूज़ करना होगा, दैट इट वॉज द लास्ट लेसन, दैट इट वॉज द लास्ट लेसन। जब आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो इज के जगह पे वॉज हो जाएगा, जैसे नरेशन में चेंजिंग होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना होगा।
दैट इट वॉज द लास्ट लेसन, और वहाँ पे देखिए आई आया हुआ था कि आई शैल गिव यू, आई को आपको चेंज करना होगा एम हैमिल के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो एम हैमिल के लिए यहाँ पे ही हो जाएगा। इट वॉज द लास्ट लेसन ही वुड, अब यहाँ पे शैल था तो शैल का वुड हो जाएगा, ही वुड टीच देम, भले ही गिव यू आया था तो आप यहाँ पे टीच देम यहाँ पे कर सकते हैं, यू का यूज हुआ था स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ पे देम आ जाएगा। तो एम हैमिल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे, एम हैमिल ने उस दिन क्लास में सबसे पहले कहा अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम पाठ के बारे में, दैट इट वॉज द लास्ट लेसन ही वुड टीच देम, कि यह अंतिम पाठ है जो उन्हें वह पढ़ाएंगे। और इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से एक आदेश आया हुआ है, टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन पढ़ाया जाए, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ, यानी कि स्कूलों में, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से एक आदेश आया हुआ है, टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन पढ़ाया जाए, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाए। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं कि एंड द न्यू टीचर, अब विल कम यहाँ पे था तो आपको वुड कम कर देना है, वुड कम, और टुमारो को चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे में। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि एम हैमिल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे, एम हैमिल ने उस दिन क्लास में सबसे पहले बोला अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम पाठ के बारे में, दैट इट वॉज द लास्ट लेसन ही वुड टीच देम, कि ये अंतिम पाठ था जो उन्हें वो पढ़ाएंगे। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया हुआ है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाए। आप चाहें तो केवल यहीं तक इसको लिख सकते हैं या फिर इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं कि एंड द न्यू टीचर वुड कम द नेक्स्ट डे, और अगले दिन नए टीचर आएंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड फ्रांस थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद फ्रांस ने क्या सोचा। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जब फ्रांस को ये पता चला कि उनका अंतिम पाठ है तो सबसे पहले वो ये सोचा था कि उसने अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से सीखा भी नहीं था और अब वो उसे सीख भी नहीं पाएगा, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लापरवाही करता था। तो अपना पाठ तैयार ना करने की वजह से वो बहुत दुखी भी था, तो उसे पछतावा हो रहा था। तो यही सारी बातें आपको इसमें बतानी है। आप कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है फ्रांस, या फिर आप चाहें तो इसमें आफ्टर से स्टार्ट कर सकते हैं कि आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं कि आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में, अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद। अब फ्रांस ने सोचा, अब देखिए यहाँ पे डिड लगा है तो थिंक का सेकेंड फॉर्म आएगा थॉट, तो हो जाएगा फ्रांस थॉट, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, फिर लिखेंगे फ्रांस थॉट। तो आप इतना क्वेश्चन में से ले सकते हैं कि आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद, फ्रांस थॉट यानी फ्रांस ने सोचा। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी आंसर में एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि जो भी आंसर आपको लिखाया जा रहा है उसमें जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है वो क्वेश्चन में से ही लिया जा रहा है। तो ऐसे ही आपको आंसर लिखना होगा। ये हो गया आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रांस थॉट। अब इसके बाद आपको यहाँ पे दैट लगा के बता देना है क्या सोचा, दैट ही कुड नॉट
वो नहीं सीख पाया था। पाया था यहाँ पे आया है तो आप could have का यूज यहाँ पे कर सकते हैं कि he could not have learnt। तो फ्रांस ने क्या सोचा, दैट ही कुड नॉट हैव लर्नड, कि वो सीख नहीं पाया था फ्रेंच लैंग्वेज येट, यानी कि अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज भी अच्छे से सीख नहीं पाया था और अब वह उसे सीख भी नहीं पाएगा। एंड ही वुड, यहाँ पे विल के जगह पे वुड कर देंगे क्योंकि इसका जो पहला क्लॉज है वो पास्ट में, यहाँ पे थॉट आया है। तो एंड ही वुड नॉट बी एबल टू, सीख भी नहीं पाएगा, तो यहाँ पे वुड नॉट बी एबल टू का यूज करना होगा। एंड ही वुड नॉट बी एबल टू, और वो सीख भी नहीं पाएगा लर्न इट, यहाँ पे आप लर्न का यूज करेंगे, एबल टू लर्न इट। और अब के लिए यहाँ पे आप एनी मोर का यूज कर सकते हैं, एनी मोर। एंड ही वुड नॉट बी एबल टू लर्न इट एनी मोर, और अब वह उसे सीख भी नहीं पाएगा। तो ये इतना उसने सबसे पहले सोचा था कि ही कुड नॉट हैव लर्नड फ्रेंच लैंग्वेज येट, वो अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज सीख नहीं पाया था। एंड ही वुड नॉट बी एबल टू लर्न इट एनी मोर, और अब वह उसे सीख भी नहीं पाएगा। और इसके आगे आप बता सकते हैं कि ही वॉज सॉरी, बहुत दुखी था, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, यानी कि अपना पाठ ना पढ़ने की वजह से वो बहुत दुखी भी था। ही वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, वो अपना पाठ ना पढ़ने की वजह से दुखी था। या फिर आप कर सकते हैं कि ही वॉज सॉरी फॉर द नेग्लिजेंस इन हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई में लापरवाही के लिए वह दुखी था। तो ये आप इसमें बता सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है कि डिड फ्रांस रीसाइट द पार्टिसिपल्स, यानी कि क्या फ्रांस पार्टिसिपल के नियमों को बता पाया था। हाउ, कैसे। तो जैसा कि आपको पता होगा, तो जैसा कि लेसन में बताया गया है कि फ्रांस ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो बिना किसी गलती के और पूरे लाउड आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में और बिना किसी गलती के वो पार्टिसिपल के नियमों को बताने की उसने अपनी पूरी कोशिश की। तो फ्रेंड, जैसा कि लेसन में बताया गया है कि फ्रांस ने पार्टिसिपल के नियमों को एकदम लाउड एंड क्लियर और बिना किसी मिस्टेक के पूरा बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पहले ही शब्दों में उलझ गया था। तो ये चीज़ आपको इसमें बताना है। तो आप लिखेंगे कि फ्रांस ट्राइड, फ्रांस ने कोशिश की, फ्रांस ने कोशिश की, अलॉट यानी कि बहुत अधिक, फ्रांस ट्राइड अलॉट यानी कि फ्रांस ने बहुत कोशिश की क्या करने की, टू रीसाइट यानी कि बताने की, द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। अब यहां पे आप लिख सकते हैं वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के, एंड विदाउट एनी मिस्टेक आप कर सकते हैं, एंड विदाउट एनी मिस्टेक। फ्रांस ट्राइड अलॉट, फ्रांस ने बहुत कोशिश की, टू रीसाइट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल के नियमों को बताने की, वेरी लाउड एंड क्लियर यानी कि बिल्कुल तेज आवाज में और एकदम क्लियरली बताने की कोशिश की, एंड विदाउट एनी मिस्टेक और बिना किसी गलती के बताने की कोशिश की। अब इसके बाद आप बता सकते हैं कि बट ही गॉट मिक्स्ड अप, लेकिन वो उलझ गया, बट ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन वह पहले ही शब्दों में उलझ गया, शुरुआत के ही शब्दों में उलझ गया। ये हो गया फ्रांस ट्राइड अ लॉट टू रीसाइट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, फ्रांस ने पार्टिसिपल के नियमों को बताने की अपनी पूरी कोशिश की, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट एनी मिस्टेक, बट ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है whom did एम हैमिल ब्लेम, यानी कि एम हैमिल ने किस पर आरोप लगाया
फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़, पढ़ाई में लापरवाही के लिए, वाई और क्यों। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पढ़ाई में लापरवाही के लिए एम हैमिल ने किस पर आरोप लगाया और क्यों। तो फ्रेंड जैसा कि बताया गया है कि सबसे पहले एम हैमिल ने स्टूडेंट्स को ब्लेम किया था कि वे अपनी पढ़ाई को पोस्टपोन कर देते हैं, कल के लिए, कल पे टाल देते हैं। और उसके बाद उन्होंने पेरेंट्स यानी कि उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पर को ब्लेम किया कि वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय काम पर भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि वे थोड़े और पैसे कमा सकें। और लास्ट में उन्होंने इवन अपने आप को भी ब्लेम किया था कि वे बच्चों को फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया करते थे, या फिर जब उनका मछली पकड़ने का मन करता था, फिशिंग के लिए जाना होता था उन्हें, तो वो छुट्टी कर देते थे। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। तो आप लिख सकते हैं कि एम हैमिल, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, एम हैमिल blamed the students first। सबसे पहले एम हैमिल ने स्टूडेंट पर को ब्लेम किया था फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज। अब क्यों ब्लेम किया था ये भी आपको बताना है इसमें, वाई ये भी पूछा गया है कि क्यों ब्लेम किया, तो थोड़ा सा लॉन्ग तो ये हो जाएगा। तो एम हैमिल ब्लेम द स्टूडेंट फर्स्ट फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज बिकॉज दे, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि बिकॉज दे पुट इट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब टालना होता है, तो बिकॉज दे पुट इट ऑफ, और इसके आगे आप बता सकते हैं फॉर टुमारो, यानी कि वे कल के लिए उस काम को टाल देते थे, फॉर टुमारो, या फिर कर सकते हैं यहाँ पे फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर द नेक्स्ट डे। पुट ऑफ का मतलब यहाँ पे टालना है। तो सबसे पहले उन्होंने स्टूडेंट्स को ब्लेम किया था, यहाँ पे बताया गया कि एम हैमिल ब्लेम द स्टूडेंट फर्स्ट। एम हैमिल ने सबसे पहले स्टूडेंट्स को ब्लेम किया फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, यानी कि पढ़ाई में लापरवाही के लिए, बिकॉज दे पुट इट ऑफ, क्योंकि वे इसे टाल देते थे, फॉर द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन के लिए। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि देन ही ब्लेम्ड, तब उन्होंने ब्लेम किया द पेरेंट्स, या फिर दियर पेरेंट्स कर सकते हैं, ब्लेम्ड दियर पेरेंट्स। और इसके बाद उन्होंने उनके माता पिता को ब्लेम किया फॉर द प्रीफर्ड, फॉर का भी मतलब क्योंकि होता है, तो फॉर दे प्रीफर्ड, क्योंकि वे ज़्यादा पसंद करते थे, फॉर दे प्रीफर टू पुट देम टू वर्क, उन्हें काम पर लगाना, टू पुट देम टू वर्क। अब किस लिए, ताकि उन्हें और पैसे मिल सके। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव, या फिर सो एज टू हैव मोर मनी। तो के लिए इन ऑर्डर टू का भी यूज़ किया जाता है, या फिर सो एज टू का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो हो गया कि देन ही ब्लेम दियर पेरेंट्स, और तब उन्होंने उनके माता पिता को ब्लेम किया फॉर द प्रीफर टू पुट देम टू वर्क, क्योंकि वे उन्हें काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे, इन ऑर्डर टू हैव मोर मनी, यानी कि और पैसे कमाने के लिए। अब इसके बाद उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ही blamed himself also, उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि फॉर दे सेंट देम, क्योंकि वे उन्हें भेज दिया करते थे, फॉर दे सेंट देम टू वाटर हिज फ्लावर्स, और आगे बता सकते हैं कि एंड गेव देम हॉलीडे, एंड और उन्हें छुट्टी दे देते थे, एंड गेव देम हॉलीडेज, जब उन्हें फिशिंग के लिए जाना होता था। ये आपको आगे बताना है। तो व्हेन ही वांटेड, एंड ही गेव देम हॉलीडे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, और जब वो फिशिंग के लिए जाना चाहते थे तो वे उन्हें छुट्टी दे देते थे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप उन सभी लोगों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें एम हैमिल ने ब्लेम किया था, और क्यों ब्लेम किया था ये भी यहाँ पे बताया गया। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इस लेसन में कुल 12 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपको बताया गया
और वैसे तो हम चाहते थे कि इस पूरे वीडियो में आपको पूरा बरहोट क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाए, लेकिन वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने की वजह से उसको अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है नेटवर्क की वजह से। इसलिए आपको जो अगले क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।